अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आज टुडे यू आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? देखिए, इससे पहले एक दो चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी तरह ध्यान से सुन लीजिएगा। एक होता है अंग्रेजी जबान की बुनियाद, इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसका बेसिक, और एक होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक। दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। अंग्रेजी जबान का जो बेसिक है वो एक अलग चीज है। अंग्रेजी जबान जिसको तकल्लुम कहिए, जिसको बोलचाल कहिए, जो उसका बेसिक है वो अलग होता है। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो दबा के बेवकूफ बनाते हैं, और उनको परवाह नहीं कोई बच्चा पढ़े नहीं पढ़े। उनको परवाह नहीं किसी बच्चे को कोई चीज समझ में आए या नहीं आए। उनको इतना पता है कि उन्होंने अपना एक एडवर्टीजमेंट डाला, बच्चों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और उनसे एक साथ सारी पेमेंट ले ली। एक साथ सारी पेमेंट जब बच्चा दे देगा, अच्छा वो बच्चा जिसको अंग्रेजी मजबूरी है, फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है, कोई दूसरा किसी प्रोफेशन में उसका वर्क है, तो अब जाहिर है उस बंदे की तो मजबूरी है, खरीद लेगा। उनका कोर्स खरीदा जाता है। वो पीडीएफ वगैरह जो भी होती हैं वो अपने अंदाज में भेज देते हैं। वन टाइम पेमेंट रिसीव कर लिया जाता है, ठीक है, और दबा के बेवकूफ बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल एक नहीं, मेरे पास पचासों से ज्यादा। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो बताते हैं। एक बच्ची ही का वाकया, उसने कॉल करी मेरे मैनेजर को कि सर वो मुझे क्लास लेनी है, कि लेकिन मुझे जो क्लास लेनी है वो थोड़ा एडवांस लेवल की लेनी है। तो बोले ठीक है, एडवांस लेवल की ले लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि वैसे मैं आपसे कोई सवाल कर लूँ थोड़ा सा। वो बोले कि सर मेरा बेसिक तो क्लियर है, मुझे तो एडवांस पे फोकस करना है। तो बड़ी अच्छी बात है, एडवांस पे फोकस करना। जो बच्चा खाली एडवांस लेवल पे आना चाहता है, हमारे यहाँ उसका भी सिस्टम है, एडवांस लेवल ही पढ़ाते हैं उसको। लेकिन जैसा आपका बैच है तो ये बेसिक टू एडवांस चलेगा। तो बहरहाल उससे सवाल किया गया कि भाई आपको आप जैसे कह रहे हैं कि आपका बेसिक क्लियर है, तो आपने टेंसेस कहाँ तक पढ़े हैं? क्या सवाल किया? आपने टेंसेस कहाँ तक पढ़े हैं? वो बच्ची शॉक्ड, ये टेंसेस? सर ये टेंसेस क्या होता है? आप अंदाजा लगाइए, एक बच्ची जो ये कह रही है कि मेरा बेसिक तो क्लियर है, उसे ये नहीं पता कि टेंसेस क्या होते हैं, तो उसका क्या क्लियर है? तो पढ़ाने वाले ने उसे क्या पढ़ाया होगा? और उसने बताया कि उसको 20,000 रुपये खर्च कर चुकी है बेचारी। होता है कुछ बच्चियां होती हैं, उनको मान लीजिए किसी जॉब कंपनी में जॉब का मौका मिलेगा, लेकिन कम्युनिकेशन आना चाहिए, स्पीकिंग उनसे आनी चाहिए। अब वो बच्ची क्या करती है, वो सोचती है यार मेरा करियर का मसला है, अगर मैं 10-20 हजार रुपए की खर्च भी कर दूं, मुझे एक जबान आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन एक से एक बड़ा है दुनिया में जो दबा के धोखाधड़ी करते हैं, अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, आपको अट्रैक्ट करेंगे, ये सिखाया जाएगा और यूं सिखाया जाएगा। आप सुनेंगे अरे भाई इससे बढ़िया क्लास कोई नहीं है, आप ज्वाइन करते हैं धड़ल्ले से। और भाई साहब, हो सकता है यहाँ भी कई सारे लोग जो ट्राई करके आए हों। इतनी फ्लेक्सिबल क्लास नहीं देखी आपने कि जहाँ पे 6 महीने का कोर्स है तो 6 इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा कर रहे हैं। एक बार में जमा कराते हैं, 3 महीने का तब भी एक बार में, 6 महीने का तब भी। लेकिन यहाँ क्या है भाई साहब, 1 महीने की एक ही बार फीस जमा करिए आप। आपको क्लास समझ में आए तो अफसोस तो नहीं होगा, यही तो होगा 1,000 रुपए गए चलो, है ना? अफसोस नहीं होगा आपको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ही एक हमारा बैच है, उसका मंथ पूरा हुआ है। कितने बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप जो फीस पे 10% डिस्काउंट देते हैं एक साथ पे करने पे, क्या वो अभी अवेलेबल है? मैंने कहा वाई नॉट, बिल्कुल है। तो उन्होंने 5 महीने की फीस एक साथ जमा की, 10 बच्चे जिन्होंने एक महीना ज्वाइन किया, जो हमारा अभी 5 PM गुजरा है। बहरहाल, बताना ये था कि एक है अंग्रेजी जबान का बेसिक, और एक है अंग्रेज अंग्रेजी जबान में जो कम्युनिकेशन है इसका बेसिक। दोनों में बहुत फर्क है। अंग्रेजी जबान का बेसिक ए बी सी डी,
ये सब जो होते हैं, ठीक है, पहले जो लेटर्स हैं इनको मिलाना सिखाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस से पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ से एक पूरा एक आर्टिकल बनाएंगे। वो सब ग्रामर में उसमें आता है बेसिक। इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक वो बंदा जो इंग्लिश पढ़ाता है वो अपने एतबार से सेलेक्ट करता है। मेरा भी जो आज का लेसन है वो आज ही का लेसन है कि जो इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक, ठीक है, जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं मेरे यहाँ का बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज ही पढ़ लेंगे आप बेसिक तो, बाकी धीरे धीरे अब आप सीढ़ी दर सीढ़ी कदम रखते जाएंगे और अपनी मंजिलों को आप तय करते जाएंगे। ठीक है, और इजीएस्ट वे में आपको पढ़ाया जाएगा, इंतहाई आसान तरीके में। जिसने कभी आज तक स्कूल का में बैठना तो दूर की बात, स्कूल का चेहरा भी ना देखा हो, वो भी कम्युनिकेशन सीख के जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो चीजें आपका टीचर आपको बताए वो फॉलो करनी है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस इसको उर्दू में बोला जाता है जुमला। तो जो उर्दू जबान में जुमला होता है वही अंग्रेजों के यहाँ सेंटेंस होता है। इसकी डेफिनेशन देखिएगा क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यकीनन ये याद होगी आपको। A group of words which make a complete sense is called sentence. अल्फाज का, a group of words, अल्फाज का एक मजमुआ, a group of words, अल्फाज का एक मजमुआ, which make a complete sense, जो बनाता है एक complete meaning, ये जो देता है एक complete meaning is called sentence, उसको sentence कहा जाता है। इसको सुनिएगा जरा, देखिए, कई सारे अल्फाज हैं, एक लफ्ज ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन सबको उठाया मैंने, यहाँ अपने हाथ पे रख लिया, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। क्या बन गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, यानी कई अल्फाज हैं उनको मिलाए तो ये तो ग्रुप बन गया ना। तो ये अल्फाज का एक मजमुआ बन गया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये जो अल्फाज का मजमुआ है, इससे अगर मुझे पूरी बात समझ में आएगी तो मैं कहूंगा ये सेंटेंस है। और अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन मुझे कंप्लीट मीनिंग इससे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा, अल्फाज का ऐसा मजमुआ सेंटेंस कहलाएगा जिससे आप कंप्लीट पूरी बात समझ रहे हो, पूरी बात समझ में आ रही हो। अगर पूरी बात समझ में नहीं आ रही उससे, तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग केक। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। आप देखें, आई अलग वर्ड है, एम ये एक अलग वर्ड है, ईटिंग ये एक अलग वर्ड है, केक ये एक अलग वर्ड है। अब देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 वर्ड्स आपके सामने हैं। इनको जब हमने मिलाया तो ये ग्रुप बन गया पूरा। क्या बन गया? ये पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, अल्फाज का पूरा मजमुआ बन गया। अब ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में हमें आ रहे हैं। वो क्या है? कि एक बंदा आपको ये बता रहा है, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं, मैं केक खा रहा हूं। तो जब आपने इन अल्फाजों को सुना, आई एम ईटिंग केक, तो इनसे पूरी बात समझ में आई नहीं आई? ये कोई बंदा अपने बारे में ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब मैं केक खा रहा हूं। तो अल्फाज का ऐसा मजमुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस तरीके का हो कि इससे पूरी बात समझ में आए, तो उसको कहेंगे वो सेंटेंस है। और अगर पूरी बात समझ में नहीं आएगी तो आप कहेंगे वो सेंटेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए मेरे दोस्त। जैसे द वे यू। अब आप जरा इस पे गौर करें, द वे यू, भाई साहब एक वर्ड ये है, दूसरा ये है,
और तीसरा ये है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में पहला आई है, दूसरा एम है, तीसरा ईटिंग है, और चौथा केक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, कई सारे अल्फाज हैं, तो ग्रुप तो बन गया। भाई एक से ज्यादा जो लोग रहते हैं ग्रुप बन जाता है ना। आप जो उस व्हाट्सएप पे वगैरह पे बनाते हैं, एक दूसरे बंदे को क्रिएट कर ले तो ग्रुप बन जाता है आपका वो। तो एक से ज्यादा जब बंदे हो गए तो ग्रुप तो बन गया। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। 1 2 3, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अल्फाज का जो ये मजमुआ, इससे कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। वो कैसे? क्योंकि इसका मीनिंग है द वे यू, द वे यू, द वे यू, जिस तरह से आप, जिस तरीके से आप, जिस अंदाज से आप। तो भैया क्या कहना चाह रहे हो यार, सही सही से बताओ ना। आप भी क्या कहोगे सामने वाले से? मैं भाई साहब बात तो बताइए, द वे यू का क्या मतलब हुआ? जिस तरीके से आप, जिस अंदाज से आप, तो पूरी तो बात के मेरे भाई। आप पूरी बात कहिए। जिस अंदाज से आप बोलते हो मुझे अच्छा लगता है, जिस अंदाज से आप लिखते हो हर कोई पसंद करता है, जिस तरह से आप कार चलाते हो मैं भी चलाता हूँ। अब बात पूरी समझ में आ रही ना? तो द वे, इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा। द वे यू का तो ट्रांसलेशन जिस तरीके से आप। तो भैया जिस तरीके से आप क्या, अब पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। द वे यू स्पीक, जिस तरीके से आप बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक दैट, मैं वो पसंद करता हूँ। तो खुलासा कलाम ये है, कंक्लूजन ये है कि ये जो सेंटेंस के बारे में हमने अभी आपको बताया है कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आए, पूरी बात समझ में आए, तो उसको आप कहेंगे सेंटेंस है। और अगर पूरी बात समझ में नहीं आए, उसको आप कहेंगे वो सेंटेंस नहीं है, चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्यों ना हो। तो देखो जैसे यहाँ पर द वे यू, 1 2 3, 3 वर्ड्स यहाँ पर हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो पाया जा रहा है, लेकिन इट हैज नो मीनिंग। इसका कोई मीनिंग ही नहीं है भाई साहब। एक एग्जाम्पल आपके सामने ही आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, I am drinking water. I am drinking water. मैं पानी पी रहा हूँ। I अलग, M अलग वर्ड है, ड्रिंकिंग अलग है, वाटर ये अलग वर्ड है। अब देखिए ये कई सारे अल्फाजों को मिलाकर एक ग्रुप बन गया। अभी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं कि कोई बंदा ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। तो दोनों सेंटेंस ऐसे हैं कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, अल्फाज का पूरा मजमुआ है एकदम, और ऐसा है जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं। तो इसको कहेंगे दैट इज सेंटेंस। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन आपने पढ़ ली। अब बहुत ही शॉर्ट में आप ये समझने जा रहे हैं कि सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं। लेट्स मूव फॉर दैट। जी तो देखिएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं जी? इसको उर्दू में बोलते हैं फाइल। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं उर्दू में? फाइल। ये है वर्ब। वर्ब को क्या बोलते हैं उर्दू में? उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फेल। जो फेल होता है अरबी या उर्दू में, दैट इज वर्ब इन इंग्लिश। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मफरूल। ये मैंने उन बच्चों के लिए बोल दिया जिनको उर्दू वगैरह आती है, वो समझ जाएंगे जल्दी। ठीक है। सब्जेक्ट कहते किसे हैं? बहुत ही आसान अल्फाज में सुन लीजिए, बता दूं ध्यान से। जो करने वाला होता है सब्जेक्ट होता है। इसे कहते हैं, बहुत मुश्किल डेफिनेशन है ना, उठ भी नहीं रही होगी आपसे, इतनी मुश्किल है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सवाल जवाब। भैया करने वाले को इतनी मुश्किल है। तो सेंटेंस में जो भी करने वाला हुआ किसी काम को, द वर्ड विच इज डूइंग समथिंग इन द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो जो करने वाला होता है किसी भी काम को, वो सब्जेक्ट होता है। अब आपसे कोई सवाल करे तो भैया आपको कौन पढ़ा रहा है, आप क्या कहेंगे? जकरिया सर। तो पढ़ाने वाला कौन है आपको? जकरिया सर। तो जकरिया सर क्या हुए? सब्जेक्ट। क्यों? इसने काम को, जो पढ़ाने का काम है उसको वो खुद कर रहे हैं ना। तो जो करने वाला हुआ किसी भी काम को, वो सब्जेक्ट होगा। घर पे अम्मी जान किचन में बिरयानी बनानी जोरदार सी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, किचन में कौन है? खाना वाना कौन बना रहा? आवाज आ रही है जरा। तो आपने क्या कहा? माई मदर। तो खाना बनाने वाली कौन है किचन में? आपकी अम्मी जान या मेरी अम्मी जान?
तो ये खाना बनाने वाली चूंकि अम्मी जान है, तो अम्मी जान क्या हुई? सब्जेक्ट, क्योंकि वो काम को कर रही हैं, तो जो भी करने वाला होगा किसी काम को वो सब्जेक्ट होगा। अच्छा, आप लोग मुझे देख रहे हो, तो मुझे देखने वाला कौन है? आप क्या हुए? सब्जेक्ट। आप लोग मुझे सुन रहे हो ना, तो मुझे सुनने वाले कौन लोग हैं? आप आप क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। आप लोग नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, तो लिखने वाले कौन है? नोट्स लिखने वाला कौन है? आप क्या हुए? सब्जेक्ट। तो किसे कहते हैं सब्जेक्ट? इन शॉर्ट, जो करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में जो करने वाला होगा वही सब्जेक्ट है। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से। सर वर्ब किसे कहते हैं? सेंटेंस में जो लफ्ज काम को बताता है वो वर्ब होता है। सेंटेंस में जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताता है, अमल को बताता है, उसके बारे में कहेंगे कि वर्ब है। एग्जाम्पल से समझिएगा। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं जी? मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था ना, उर्दू में इसको मफूल बोलते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं सर? बहुत आसान अल्फाज में भी, जिस पर एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जिस पर एक्शन होता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में इसी बात को, जिसको किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। दोनों एक ही बात है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर एक्शन होता है, विच इज एक्टेड अपॉन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जिस पर एक्शन होगा दैट इज ऑब्जेक्ट। दूसरे अल्फाज में बात सेम ही है, लेकिन वर्ड्स इन अदर वर्ड्स, जिसको किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। अच्छा, एक चीज और रह गई। ओहो, ये तो जोरदार चीज रह गई। हाँ भाई साहब, एक चीज और होती है सर, आप तो अभी बता रहे थे कि तीन चीजें होती हैं, ये चौथी कहाँ से आ गई? अरे नहीं, वो मैंने उस वक्त बताया था, लेकिन अब बता रहा हूँ चौथी भी होती, वो भी समझ लो। है ना, कोई बात नहीं बाबू। एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है सर? बहुत ध्यान से सुनना। सेंटेंस में जो लफ्ज, ये जो वर्ड वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब होता है। सेंटेंस में जो लफ्ज, ये जो वर्ड वर्ब की हेल्प करेगा उसको कहेंगे आप हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन एग्जाम्पल समझने से पहले छोटी सी बात ये समझ लो कि हेल्पिंग वर्ब आता कहाँ है। तो सिंपल वाले सेंटेंस में समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये भी हर जगह जरूरी नहीं है यहीं आएगा, लेकिन चूंकि ये हल्का फुल्का सा आपके जहन में डालने के लिए बताई जा रही है बात, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब आता कहाँ है? सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में। कैसे? ऐसे। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आइए जरा इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। मैंने अपना आला निकाल लिया ना ऑपरेशन वाला, अभी तो यहाँ रखा था फरार में। देखिए, लेट्स मूव फॉर दैट। ओके, आइए भाई। यस, देखिए मेरे दोस्त, आई यहाँ पर आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अगर हम आपसे सवाल करने के लिए बताओ इंग्लिश कौन पढ़ रहा है यहाँ, तो आप कहेंगे सर मैं, यानी आई। तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं ना, और मैं के लिए क्या आता है? आई। तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि भाई हमने आपको बताया था कि जो करने वाला होगा किसी भी काम को वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इस एग्जाम्पल में इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है? अरे भाई साहब, आई यानी मैं, और मैं के लिए आई आता है, इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्लियर? आगे आ जाइए मेरे दोस्त, एम को छोड़ दो अभी। जैसे हमने यहाँ पर चौथे नंबर पे बात की थी नहीं हेल्पिंग वर्ब से, वैसे ही चौथे नंबर पे ही लाएंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी। स्टडीइंग। स्टडीइंग। आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। हर वर्ड का तर्जमा होगा यहाँ। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ ट्रांसलेशन एम का है। हमारी क्लास चलती है ना ट्रांसलेशन वाली, तो उस ट्रांसलेशन वाली क्लास की खुसूसियत यही है कि बच्चे को ट्रांसलेशन एक्चुअल सिखाया जाता है उसमें। ठीक है, वो अलग चलती है, वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसमें, मेरा एक दिन रहता है। बाकी मैम है, वो उसको लेती हैं। बाकी मैं तो फ्राइडे में बस ग्रामर पढ़ाता हूँ उसमें, एक हमारा क्लास चलता है, आप लोग को शायद पता नहीं, बताएंगे फिर। बहरहाल, स्टडिंग। स्टडिंग क्या है सर यहाँ पर?
मेरे दोस्त, स्टडिंग यहाँ पर वर्ब है। सवाल, सर ये स्टडिंग वर्ब क्यों है? स्टडिंग वर्ब क्यों है? जवाब, भाई साहब आपको अभी बताया था कि सेंटेंस में जो लफ्ज, ये जो वर्ड काम को बताता है, अमल को बताता है, उसको कहेंगे कि वो वर्ब है। अच्छा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के अमल को और पढ़ने का जो एक काम है, इसको कौन सा लफ्ज बता रहा है यहां से यहां तक? स्टडीइंग। स्टडीइंग बता रहा है पढ़ने को, तो इसलिए ये क्या हुआ? वर्ब। और जो लफ्ज काम को बताता है, अमल को बताता है, उसी को कहा जाता है कि वो वर्ब है। और यहां पर पढ़ने के काम को स्टडीइंग बता रहा है, इसलिए स्टडीइंग क्या हुआ? वर्ब हुआ। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। इंग्लिश, व्हाट इज, व्हाट इज दैट? दैट इज ऑब्जेक्ट। इंग्लिश ऑब्जेक्ट। सर ये ऑब्जेक्ट क्यों है? ये समझाओ सर, ये समझ में नहीं आया, हमारे ऑब्जेक्ट क्यों है? अरे मेरे भाई समझते हैं, भी आओ। इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्यों है, ये सवाल हो गया। जवाब, अभी आपको ये बताया गया था कि सेंटेंस में जिस लफ्ज पर एक्शन होता है, जिस वर्ड पर एक्शन होता है, उसको कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ ये जो एग्जांपल है, आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, इतने का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, आई एम स्टडीइंग का मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये जो आप पढ़ रहे हो, ये आपके पढ़ने का जो एक्शन है, वो किस पर हो रहा है? आप पढ़ किस चीज को रहे हो? सवाल का जब जवाब आएगा तो आप कहेंगे इंग्लिश, इंग्लिश को। तो आपके जो पढ़ने का जो ये एक्शन है, ये जो अमल है, ये किसके ऊपर हो रहा है? इंग्लिश पर। इसलिए इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? अब एक चीज रह गई मेरे दोस्त, वो क्या है? एम। सर ये एम क्या है यहाँ पर? मेरे अजीज, हेल्पिंग वर्ब। फिर वही सवाल, सर ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है? ये समझा दो सर हमें। ओके, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो लफ्ज वर्ब की हेल्प करेगा, उसको कहेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस में जो लफ्ज या जो वर्ड वर्ब की हेल्प करेगा, तो आप कहेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है। देखो हेल्पिंग वर्ब से खुद समझ में आ रहा है, हेल्पिंग का मतलब है मदद करने वाला, वर्ब का मतलब हुआ वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब कोई ऐसा लफ्ज जो वर्ब की हेल्प करता होगा मीनिंग को कंप्लीट करने में। तो अब देखें, एम ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, क्यों? इसलिए कि ये एम जो भाई साहब हैं, ये इस स्टडी की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं मीनिंग को कंप्लीट कराने में। अगर आप ये नहीं लाए एम, और आप कहें आई स्टडिंग इंग्लिश, तो अंग्रेज कहेगा भाई साहब अंग्रेजी सीख लो पहले जाकर, बाद में हमारी जबान बोलना आप, है ना? तो इससे बेहतर ये है कि किसी अंग्रेज हमसे ये बात कहे, पहले ही सीख लो ना मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा और किसे कहते हैं। तो आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो एग्जाम्पल में बाबू एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब सवाल यही हुआ कि सर हेल्पिंग वर्ब क्यों है? उसका जवाब ये है कि मेरे अजीज, ये जो लफ्ज है ना एम, ये इस वर्ब की जो स्टडिंग है, इसकी हेल्प कर रहा है मीनिंग को कंप्लीट करने में। अगर आप एम नहीं लाएंगे तो ये स्टडिंग अपने कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। और जब कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो सेंटेंस भी इनकम्प्लीट रहेगा अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। मीनिंग के एतबार से क्या रहेगा? वो अधूरा रहेगा। तो अगर आप मीनिंग को पूरा करना चाहते हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको इस वर्ब की हेल्प करने वाला कोई ना कोई लफ्ज लाना पड़ेगा। और जब हमने देखा कि स्टडिंग की हेल्प करने वाला कोई लफ्ज है, तो हमें नजर आ गया। अंधेरा हो रहा था बहुत, लेकिन टॉर्च हम वो लाए थे जो सऊदी अरब से लाए थे, तो हमने तलाश कर लिया उसको, अरे ये है नलायक, उठा के लाओ इसे। एम, यहाँ मिल गया हमें। ठीक है, तो एम हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? इसलिए कि जो वर्ब स्टडिंग है, इसकी हेल्प कर रहा है मीनिंग को कंप्लीट करने में। और जो लफ्ज और जो वर्ड वर्ब की हेल्प करता है मीनिंग को कंप्लीट करने में, उसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। गॉट इट? ओके, एक एग्जाम्पल और है आपकी खिदमत में, देखिएगा जरा। एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग केक। आई एम ईटिंग केक। तो देखिए आई एम ईटिंग केक, इस एग्जाम्पल में आप जरा देखें, जरा थोड़ा सा तेज बताया जाएगा भाई साहब, चूंकि बातें पहले बताई जा चुकी हैं सारी। नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। आई क्या है सर? सब्जेक्ट। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं।
इस एग्जाम्पल में केक खाने वाला कौन है? मैं, यानी आई। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्यों? इसलिए कि भाई साहब जो करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर केक खाने वाला कौन है? आई, इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ईटिंग। सर ये ईटिंग क्या है यहाँ पर? इतना बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है। कुछ नहीं मेरे दोस्त, बस ये हकीम जी के इस नुस्खे का नाम है वर्ब। तो स्टडिंग यहाँ पर क्या है? वर्ब है। सवाल, सर वर्ब क्यों है? बाबू भी बताया था आपको कि जो लफ्ज अमल को बताता है, काम को बताता है, उसको कहा जाता है वो वर्ब है। अब आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। यहाँ पर खाने का जो अमल है, खाने का जो काम है, इसको कौन सा लफ्ज बता रहा है इस पूरे सेंटेंस में? दैट इज ईटिंग। तो ईटिंग क्या हुआ? वर्ब हुआ। और वर्ब कहते ही उस लफ्ज को है कि जो काम को बताता है, और खाने के काम को ईटिंग बता रहा है, इसलिए ईटिंग क्या हुआ? वर्ब। क्लियर? आसान है, कुछ नहीं है। केक, ये केक क्या है सर? ये भाई साहब ऑब्जेक्ट है। सवाल, सर ऑब्जेक्ट क्यों है? जवाब, आपको बताया था बाबू कि जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ये जिसको किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। भाई साहब किसको खा रहे हो? केक। केक को। तो जिसको किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, या जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं, यहाँ पर जो खाने का जो ये एक्शन है, खाने का जो ये अमल है, ये किसके ऊपर हो रहा है? केक के। इसलिए केक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। यहाँ चीज रह जाती है एक, एम। एम, एम क्या है? वही पुरानी वाली बात, हेल्पिंग वर्ब। सर क्यों है? इसलिए कि बाबू यहाँ पर एम, ये ईटिंग जो वर्ब है ना, इसकी हेल्प कर रहा है मीनिंग को कंप्लीट करने में, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। बस एक चीज हो रहेगी, बस खत्म, फिर कुछ नहीं है मेरे दोस्त। सच में नहीं है, है ना? आसान है सब। और यहाँ आके भी आपको अगर चीजें मुश्किल लगी तो फिर क्या? मतलब लगनी नहीं चाहिए मुश्किल, सीधी सीधी बात ये है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए सेंटेंस की अब किस्में, सेंटेंस कितने किस्म का होता है, कितनी उसकी काइंड्स, कितनी प्रकार का वो होता है। कुछ लोगों ने बहुत सारे गिनवा रखे हैं। जैसे मैंने भी अपनी किताब में 5 गिनवा रखे हैं। जो मेरी ग्रामर की किताब है उसमें मैंने खुद 5 काइंड, आई हैव मेंशन देयर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, बट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू ओनली 3। यहाँ मैं आपको सिर्फ सेंटेंस इसकी 3 किस्में बताने जा रहा हूँ, ओनली थ्री थ्री थ्री। ठीक है? बाकी इतनी ज्यादा अहम नहीं है तो उनको बयान करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है? ओके। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसमें सबसे पहली किस्म आती है, उसका नाम है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है सर? अरे यार मैं क्या बताऊं मेरे भाई, इसकी ना डेफिनेशन बहुत मुश्किल है। मैं सोच रहा हूँ बताऊं कैसे, मुझसे उठ भी नहीं रही। कैसे उठाऊं इसे? अरे नहीं सर, उठा लीजिए सर, आपने जब ये बेड़ा उठाया है तो इसकी डेफिनेशन भी उठा लीजिए, इसमें क्या रखा है। चलिए इसे उठा लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं सर? जवाब, जिसमें हाँ हो। किसे भैया? सवाल, सर अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? जवाब, जिसमें हाँ हो। कितनी मुश्किल डेफिनेशन थी इसके, है ना? तो जिसमें हाँ हो अफर्मेटिव। एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अरबिक बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग अरबिक। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं बिरयानी पसंद करता हूँ, आई लाइक बिरयानी, फॉर एग्जाम्पल। मैं अरबिक जबान बोलता हूँ, अना अतकल्लम बिल्लुगतिल अरबिय्या, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा ये तो मैंने अरबी में बता दिया आपको। तो बहरहाल वो सेंटेंस जिसमें हाँ होगा उसके बारे में आप कहेंगे वो अफर्मेटिव है। सीधी सीधी बात है ना? तो अफर्मेटिव किसको कहेंगे बाबू? जिसमें हाँ होगा। कोई भी हो, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मेरा भाई जा चुका है, अब्बू जान आ चुके हैं, अब्बू मेरे लिए बिरयानी ला चुके हैं, अम्मी जान खाना बना चुकी हैं, सारे लोग सो चुके हैं, मैं सोने जा रहा हूँ। सारे सेंटेंस जितने मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, दीज ऑल द सेंटेंसेस आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है भाई? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं है इस लेसन में आज के। देखिए ये हमारा बेसिक है, और ये आपने समझ लिया तो फिर तो सब कुछ समझ लिया है जी। इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं निगेटिव। क्या पढ़ते हैं? निगेटिव। दिस वर्ड इज नेगेटिव। 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 ठीक है, निगेटिव मत पढ़ना इसको, नेगेटिव। ओके, किसे कहते हैं सर नेगेटिव?
इसकी भी इतनी ही तगड़ी डेफिनेशन है जितनी अफर्मेटिव की थी। सर अफर्म नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं सर? जवाब जिसमें ना हो। से भैया ध्यान से सुन लो, जिसमें ना हो। इससे पहले आया था अफर्मेटिव, किसे कहते हैं? जिसमें हाँ हो। ये है नेगेटिव, जिसमें ना हो। तो अफर्मेटिव जिसमें हाँ हो, नेगेटिव जिसमें ना हो, नॉट हो। एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश। आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश, यहाँ पर नोट आ रहा है ना। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, मेरे फादर नहीं आ रहे हैं, मैं नहीं आया था, मैंने आपको कॉल नहीं की थी, मैं नहीं आऊंगा। सारे के सारे जितने भी सेंटेंस है सब के सब नेगेटिव हैं। क्योंकि इसमें नहीं आएगा सेंटेंस में हमारी उर्दू जबान में, दैट इज नेगेटिव, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो नेगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो इससे पहले आपको बताया अफर्मेटिव जिसमें हाँ हो, ये है नेगेटिव जिसमें ना हो। अब एक और रह गया है बस, उसको और पढ़ लेना फिर खत्म भाई। अरे मेरे भाई जल्दी आ जाइए, आप कहाँ हैं? बड़ी आराम आराम सारा, आप भी थक गए शायद लगता है। नहीं थका होगा, नहीं है, जोरदार है, देखिए। दिस वर्ड इज, इसको क्या क्या पढ़ते हैं आप पता है? कई सारे, चलिए सुन के देखते हैं। मैंने कहा हैंड नीचे कर दीजिए। दो चार बच्चे आओ जरा, इसको पढ़ के बताओ क्या लिख रहा है। कौन कौन आ रहा है, आओ। बुलाइए रिदा। यस। स्पीक। Interrogative. व्हाट? Interrogative. इंट्रोगेटिव, ओके बेटा। इंसाफ, इंसाफ करिए आप। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ओके बाबू, शाबाश। एक बच्चे को और बुलाइए। शिफा। Interrogative. इंट्रोगेटिव, शाबाश। एक बच्चे को और बुला लो भाई। वसीम ब्रदर। इंट्रोगेटिव। सॉरी। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ओके। देखिए मैंने चार पांच बच्चों को बुलाया, उन सारे सब बच्चों ने इसको पढ़ना सीखा इंट्रोगेटिव, ठीक है। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं इंटैरोगेटिव। तो ना तो ये इंटैरोगेटिव है और ना ये इंट्रोगेटिव है, फिर क्या है सर? हाँ, भला की कंपनी का निकाल के लाएंगे क्या? अरे इन्हीं में से तो कोई होगा। नहीं भाई साहब, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज इंटेरोगेटिव। व्हाट? इंटेरोगेटिव। 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 इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं सर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? सवाल सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जवाब जिसमें सवाल हो। कौन सा भाई साहब? जिसमें सवाल हो। तो जिसमें सवाल होगा उस सेंटेंस को आप कहेंगे इंट्रोगेटिव। जरा ध्यान से सुनो, एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, सच में। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। कितनी तरह से? दो तरह से। पहला तरीका, जो कोई भी सेंटेंस होगा सिंपल सा, उसमें जो चीज, जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बन रहा होगा, उसको उठाकर शुरू में रख देते हैं बस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर से सुन लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है, इतनी बात समझ में आ गई? दो तरह से बनता है। पहला कैसे बनेगा वो सुनिएगा। जो भी सेंटेंस होगा, सिंपल सा जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बन रहा होगा उसको उठाओ और शुरू में रख दो, बस कुछ भी नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख दो तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। एग्जाम्पल अभी दूंगा। दूसरा क्या है, कैसे बनता है इंट्रोगेटिव की दूसरी शक्ल? दूसरी शक्ल इंट्रोगेटिव और सवाल वाला सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी ये है कि आपको अलग से कोई ना कोई लफ्ज ऐड करना रहता है उसमें, तब जाकर वो इंट्रोगेटिव बनता है। तो पहले वाले में क्या कर रहे थे आप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, कि उसी सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब जो बन रहा था उसको उठाया और शुरू में रख दिया, अलग से तो कोई लफ्ज नहीं लाए ना। लेकिन दूसरी जो किस्म आपको बनानी है इंट्रोगेटिव की, दूसरी जो काइंड आपको बनानी है, तो उसमें आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अलग से कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज लाना पड़ेगा, तब जाकर वो इंट्रोगेटिव बनेगा। कैसे? लेट्स सी। आर यू स्टडिंग इंग्लिश? आर यू स्टडिंग, इसमें क्या है? असल जो सेंटेंस है वो है यू आर स्टडिंग इंग्लिश। क्या है असल? ये जो यू है ये यहाँ है और आर बाद में है। असल जो सेंटेंस है यू आर स्टडिंग इंग्लिश, इसका ट्रांसलेशन होगा तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो असल क्या, यू आर स्टडिंग इंग्लिश, यानी आर जो है वो यू की जगह है, यू पहले है। यू आर स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। अब मुझे इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक इंट्रोगेटिव वो होता है कि सिंपल से सेंटेंस में से जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बन रहा हो उसको उठा के शुरू में रख दो, इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो असल सेंटेंस है यू आर स्टडिंग इंग्लिश, पहले यू है फिर आर है, ये असल है। लेकिन आपको अगर सवाल वाला बनाना है,
फिर यहाँ पर जो यू आर में आर था उसको उठा के आप शुरू में रख दिया यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने का पहला तरीका ये है कि उसी सेंटेंस में जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बन रहा हो उसको उठाकर शुरू में रख दो, इंट्रोगेटिव बन जाता है। ठीक है बाबू। दूसरे में क्या है, अलग से कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज आपको लाना पड़ता है। एग्जाम्पल, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। तो इस एग्जाम्पल में आप अगर गौर करें तो यहाँ पर लफ्ज वाई लेकर आए हैं हम। देखो इसको इसको अगर आप हटा देंगे इस लफ्ज को, तो ये वाले सेंटेंस में और इसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। यहाँ पर भी लिख रहा है आर यू स्टडिंग इंग्लिश, यहाँ पर भी हो जाएगा आर यू स्टडिंग इंग्लिश। तो इसको दूसरी किस्म बनाने के लिए, दूसरी काइंड बनाने के लिए आपको यहाँ पर सवाल वाला लफ्ज लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वाई है, क्यों, वाई का मीनिंग क्या होता है, क्यों। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, आप डब्ल्यू एच फैमिली पूरी क्या क्या होती है, कैसे होती है, सब आपको सेंड की जाएगी। तो बहरहाल फिलहाल ये समझना है कि दूसरी जो इसकी किस्म और काइंड है उसमें हम जब तक कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज जैसे यहाँ पर वाई लाए हैं इस तरह नहीं रखेंगे तो इंट्रोगेटिव की दूसरी किस्म नहीं बन पाएगी, दूसरी काइंड नहीं बनेगी। अब यहाँ एक चीज पे आप जरा गौर फरमाएं भाई साहब, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, सवाल है, क्यों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सवाल ये हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों है, तो भाई साहब इसमें सवाल हो रहा है, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। यहाँ पर भी है वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। तो दोनों जगह सवाल है ना, तो दोनों के दोनों सेंटेंस क्या हुए, इंट्रोगेटिव। क्लियर है इतनी। एक चीज पे गौर करिए आप, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो इसमें हाँ भी तो आ रहा है। और वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, इसमें भी तो हाँ आ रहा है। और जिस सेंटेंस में हाँ आता है वो अफर्मेटिव भी तो होता है भाई साहब। तो पता ये चला कि ये सेंटेंस दोनों के दोनों इंट्रोगेटिव इसलिए हैं चूंकि इनमें सवाल हो रहा है, और अफर्मेटिव इसलिए हैं दोनों के दोनों इसलिए कि इनमें हाँ आ रहा है। क्लियर। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव भी हैं क्योंकि सवाल है दोनों में। आर यू स्टडी इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या आप, सवाल है। वाई आर यू स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, ये भी सवाल है। तो दोनों के सवाल होने की वजह से इंट्रोगेटिव हो गया, और दोनों में जो सवाल है वो हाँ वाले अंदाज में है, इसलिए अफर्मेटिव भी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा इसका मेरे दोस्त, नेगेटिव, आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। और वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ये दोनों के दोनों जो नीचे वाले एग्जाम्पल हैं इन दोनों में भी सवाल हो रहा है। देखो, आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। और इसमें है वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो दोनों में सवाल है, तो सवाल होने की बुनियाद पर दोनों के दोनों नीचे वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गए। और दोनों के दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव होने की बुनियाद पर ये साथ साथ इसमें नहीं आ रहा है तो नेगेटिव भी बन गए। तो ये नीचे वाले दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव हैं, और ऊपर वाले दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अफर्मेटिव भी हैं चूंकि हाँ आ रहा है, और नीचे वालों में ना आ रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हैं। क्लियर। एक छोटी सी बात रह गई है, लेट्स मूव फॉर दैट। देखिएगा, अरे मेरे भाई, ये वही सवाल है मैंने किया तो बच्ची को पता नहीं था ना। टेंसेस किसे कहते हैं सर, टेंस। देखिए टेंस ये सिंगुलर है और टेंसेस ये प्लूरल है। सर क्या बोला आपने, सिंगुलर बोलते हैं बाबू, एक चीज जो होती है वो सिंगुलर होती है, उसे उर्दू में बोलते हैं वाहिद। वाहिद एक चीज जो होती है उसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगुलर। वही चीज दो हो जाए, दो से जायद बन जाए तो उसको बोलते हैं प्लूरल, उसको उर्दू और अरबी में बोलेंगे जमा। तो एक चीज अगर होगी वो सिंगुलर होगी, एक से जायद बन जाएगी तो प्लूरल बन जाएगी। ठीक है, ये आगे बताएंगे इस चीज को भी। तो टेंस असल सिंगुलर है, टेंस उसका प्लूरल बनता है टेंसेस, जिसका मीनिंग आता है बहुत आसान अंदाज में, जमाने, वक्त। अभी जो वक्त है, वक्त को तीन जगह तकसीम किया गया है अंग्रेजों के यहाँ। ठीक है, अंग्रेजों का मिलकर सभी के यहाँ है। उसमें क्या क्या है, तीन वक्त देखिए भाई साहब, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये जो पास्ट है इसको उर्दू में माजी कहा जाता है, गुजरा हुआ वक्त। पास्ट कौन सा वक्त होता है, जो गुजर गया, जो बीत गया, वो पास्ट होता है। प्रेजेंट इसको उर्दू में कहा जाता है हाल, क्या कहा जाता है, हाल। तो प्रेजेंट वो होता है जो चल रहा है इस वक्त। और फ्यूचर इसको कहा जाता है उर्दू में मुस्तकबिल, मुस्तकबिल। ठीक है, यानी वो वक्त जो आइंदा आने वाला है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यही है अंग्रेजी की जान। जिसको ये आते हैं वो अंग्रेजी धमाकेदार बोलेगा। अब
पास्ट की भी चार कैटेगरी हैं, प्रेजेंट की भी चार हैं, और फ्यूचर की भी चार हैं। अब वो कैसे कैसे हैं, लेट्स सी। Past simple, past continuous, past perfect continuous, present simple, present continuous, present perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect continuous। ये हैं 12 टेंसेस। इसी को कहा जाता है 12 टेंसेस। ये हैं आपकी अंग्रेजी की दुनिया की रीढ़ की हड्डी। ये जिस बच्चे को गजब से आते होंगे वो तहलका मचा कर रख देगा। और इन्हीं सारे टेंसेस को आप इजीएस्ट वे, आसान से आसान तरीन अंदाज में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये 12 के 12 टेंसेस हैं। इन ये आप पूरे 3 महीने में मुकम्मल करेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये 3 महीने मुकम्मल करने के बाद अगले 3 महीने आपके एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसमें मॉडल्स और आपके सिचुएशंस टॉपिक्स सब शुरू हो जाते हैं। लेकिन शुरू के 3 महीने में आप ये सारा का सारा कवर करने जा रहे हैं। लेकिन 1 महीने में आप सिर्फ प्रेजेंट सिंपल ही पढ़ेंगे। 1 महीना पूरा गुजरवाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हर हर चीज की डिटेल आगे आ रही है। सर पास्ट सिंपल कब यूज होता है, कैसे होता है। सर पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ क्यों लाते हैं, परफेक्ट कहाँ लाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ लाते हैं। सर प्रेजेंट सिंपल कैसे यूज करते हैं, क्या इसमें आता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है, सर कहाँ लाते हैं परफेक्ट को, परफेक्ट कंटिन्यूअस को। इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल कब लाते हैं सर, कैसे लाते हैं, इसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ क्या लाते हैं, शैल विल कहाँ लाते हैं, कंटिन्यूअस है फ्यूचर, ये कैसे यूज होता है सर। ऑल द थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इंशाल्लाह सून। ये मैंने आपको इजमाली तौर पर, इन शॉर्ट मैंने आपको ये पूरी झलक दिखाई है कि 3 महीने में आप क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यू आर गोइंग टू लर्न इंशाल्लाह सून। बहरहाल आपको मेहनत करनी है अच्छे अंदाज में, ठीक है। बहुत अच्छे से आप मेहनत करिए। जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं इसमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करिए, बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में, ठीक है। और गजब की आपको मेहनत करनी है। जो चीज जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगी, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। सर कहाँ है व्हाट्सएप नंबर, हमारे पास तो नहीं है। नहीं बाबू है, ग्रुप में मेरा नंबर है। एक तो वो नंबर है जिससे आपने एंट्री की हो, मेरे मैनेजर का नंबर है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी बात कहनी है पर्सनली वो मुझे से बतानी है। मुझे कॉल मत करिएगा प्लीज, कॉल उठती नहीं है। आपको मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना, जो बात हो किसी भी किस्म की। 1 करोड़ आपके सवालात हैं, बंदा देने तैयार है, ठीक है। आपको अंग्रेजी सीखे बगैर नहीं जाना है, और मुझे अंग्रेजी सिखाए बगैर नहीं रुकना है, ठीक है। आपको सीखनी है और मुझे सिखाना है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म जो आपको दी मिला है, इंशाल्लाह स्पेशली वो लोग मैं बुलाऊंगा आप में से उन लोगों को जो पहले कभी किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे किसी और वक्त में इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा। बहरहाल ये चीजें थी कि आप अपने एतबार से लिख लीजिएगा इसको, ये जहन में सेट कर लीजिएगा। ये था मेरे यहाँ का बेसिक जो आपको पढ़ाया है। अब आपका लेवल डे बाय डे ऊपर चलता जाएगा। अब हम जब बात करेंगे वो इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो सिंपल सिंपल लिख रहा है ना, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए, पास्ट यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट के ये सिंपल एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही मीनिंग है। तो बहरहाल चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।